नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। यह वीडियो मॉडल पेपर से संबंधित है। जो मॉडल पेपर मैंने आपके लिए तैयार किया है उसका ये डी भाग है। 3 पार्ट्स पहले ही हम वीडियो के रूप में डाल चुके हैं। ये लास्ट और अंतिम भाग का वीडियो है जिसमें 3 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो आपको अथवा में मिलेगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप जरूर देखना। तो इसमें पहला प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 21 से शुरू होगा। प्रश्न 21 और पहला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सूत्र तथा उपयोग लिखिए। इसका दूसरा पार्ट रहेगा, ग्लूकोज तथा एल्कोहल विद्युत का चालन क्यों नहीं करते। विद्युत का चालन क्यों नहीं करते। और तीसरा प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं। क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं। और इसका जो चौथा प्रश्न है वो है कि 2 प्रबल अम्लों के नाम बताइए। 2 प्रबल अम्लों के नाम बताइए। अच्छे प्रश्न है बच्चों सभी। एक बार अगर आप इनको देखेंगे तो आराम से ही आपके समझ में आ जाएंगे कि विरंजक चूर्ण का सूत्र तथा उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण है, इसका सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र तो CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2। और इसका जो उपयोग है वो आप लिख सकते हैं, यानी वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों व लेलन के विरंजन में। दूसरा उपयोग लिख सकते हैं आप, प्रयोगशाला में उपचायक के रूप में। और तीसरा हो जाएगा, जल को रोगाणु मुक्त करने में।
अच्छा प्रश्न है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, उपयोग हो गए वस्त्र उद्योग में और सूती कपड़े व लिनन के विरंजन में, प्रयोगशाला में उपचायक के रूप में और जल को रोगण मुक्त करने में। दूसरा प्रश्न है, ग्लूकोज तथा एल्कोहल विद्युत का चालन क्यों नहीं करते? तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि इसमें H+ आयन नहीं बनते हैं। तो क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं बनते हैं या इसमें मुक्त आयन नहीं बनते हैं, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तीसरा है, धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं? जब किसी धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करवाई जाती है, जब धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? यानी लवण प्लस जल बनता है। यानी जब धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करवाई जाती है, यानी धात्विक ऑक्साइड और कोई भी अम्ल हो सकता है, तो धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करवाई जाती है। आप ये लिख सकते हैं कि जब किसी धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करवाई जाती है तो लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है? वो एक क्षार की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है तो यानी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के समान ही लवण तथा जल बनता है, इसलिए हम धात्विक ऑक्साइड को क्या कह सकते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड कह सकते हैं। और पहले प्रश्न का अंतिम पार्ट रहेगा, दो प्रबल अम्लों के नाम बताइए। तो यानी वे अम्ल जो कि जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी प्रबल अम्ल कहते हैं। तो इसमें HCl और H2SO4 है, ये किसी भी विलयन में क्या करते हैं? पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। HNO3 है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों क्या है? प्रबल अम्ल हैं। तो परीक्षा में प्रबल क्षार भी पूछ सकता है, जो आपको याद रखना है NaOH और KOH होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जैसे एसिटिक अम्ल है, और दुर्बल क्षार हो जाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। 21 का जो अथवा वाला प्रश्न है वो कर रहे हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम डायरेक्ट उत्तर लिखते चलेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2, यानी कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। और अगर इसमें आप डेढ़ अणु क्या करते हैं? जल के मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है, CaSO4 2H2। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, यानी POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना भी आ सकता है। तो जब यानी किसी का हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, यानी अलग हो गई, तो इसका मतलब 1/2 हो गया, यानी अलग हो गई, तो यानी दोनों में CaSO4 है, ठीक है।
तो अलग होगी तो इसका मतलब A/2S2 आएगा। और अगर खेतों में आप जिप्सम डालोगे, क्या डालोगे, तो जिप्सम डालोगे तो उत्पादन क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, यानी CaSO4 2S2, तो इसमें 2 आएगा और POP में 1/2 आएगा। तो खेतों में जिप्सम डालोगे तो उत्पादन क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, क्लोर क्षार प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन बनती है और हाइड्रोजन बनती है। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनती है। तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, तो यहाँ पर क्षार बनता है और साथ में क्लोरीन बनती है, यानी इसके उत्पाद क्या है, क्षार था क्लोरीन है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। परिभाषा रूप में लिखेंगे, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्षार और क्लोरीन गैस बनती है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। तीसरा प्रश्न रहेगा इसका, Na2CO3 10H2O में उपस्थित क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टलन जल क्या होता है। तो किसी भी सूत्र के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी जैसे Na2CO3, तो ये डाउन सोडे का सूत्र है, तो इसके इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्या कहेंगे, क्रिस्टलन जल कहेंगे। तो इसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। जैसे अगर आपको ये पूछ ले CaSO4 2H2O तो इसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, इसमें हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगला प्रश्न है इसमें, शुद्ध जल तथा खून का pH लिखो। तो शुद्ध जल का pH कितना होता है, शुद्ध जल का pH 7 होता है। शुद्ध जल का pH है वो कितना होता है, 7, यानी उदासीन जल का pH भी कितना होता है, 7 होता है, उदासीन विलयन का pH। और खून का pH कितना होता है, खून का pH होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 21 नंबर प्रश्न है वो इस प्रकार रहेगा। प्रश्न संख्या 22, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाओ।
दूसरा भाग रहेगा प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली विभिन्न घटनाएं लिखिए। और तीसरा प्रश्न रहेगा इसका, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखो। और अंतिम पार्ट्स रहेगा इसका, पौधे में श्वसन किस भाग द्वारा होता है। तो इसका आप उत्तर लिख सकते हैं। 1 नंबर भाग है, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार एक पत्ती का चित्र बनाएंगे आप। तो इसमें ये ऊपर की तरफ फ्लोएम हो जाएगा और ये नीचे की तरफ है जाइलम हो जाएगा। ये पर्णपटल हो जाएगा। ये मध्य शिरा हो जाएगी। और फिर आप इस प्रकार ये हरित लौग बना देंगे आप। फिर इसके बाद में आप इसके पास आप साथी कोशिका बना सकते हैं। ये ऊपरी बाह्य त्वचा यानी पत्ती की ऊपरी बाह्य त्वचा, ये निचली बाह्य त्वचा और ये हो जाएंगे वायुकोश। ये हो जाएंगे हरित लवक और ये हो जाएगी साथी कोशिकाएं। इस प्रकार आपको ये चित्र
बनाना है। तो ये पत्ती का नामांकित चित्र हो गया। फिर प्रकाश संश्लेषण में होने वाली विभिन्न घटनाएं। तो प्रकाश संश्लेषण में 3 घटनाएं होती हैं। पहली घटना क्या होती है, यानी पत्ती द्वारा सौर ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरी घटना होगी जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जल अपघटन करना। जल अपघटन करना यानी जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना। जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना। और तीसरा कार्बन डाई ऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये 3 घटनाएं होती हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण घटनाएं। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आप लिख सकते हैं, प्रश्न नंबर ये इसका तीसरा है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो कच्चा उत्पाद होता है वो क्या होता है, CO2 होती है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल होता है। और क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, यानी हरी पत्तियां वो भोजन बना सकती हैं। क्लोरोफिल होता है और सूर्य का प्रकाश होता है। और क्या बनेगा, भोजन बनेगा। तो भोजन का मतलब C6H12O6 बनेगा। साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी और कुछ मात्रा है वो जल की निकलेगी। तो इसमें आप ये 6 अणु देखो, इधर कार्बन की 6 इधर 6 लगा दो और इधर आप 12H2 कर देना, 6O2 हो जाएगा और 6H2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इधर 6 कार्बन है तो इधर 6 लगा देना और इधर 6H2, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, 24। तो इधर देखो 12 और 6 दूनी 12, यानी 24। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 और 12 24, 6 दूनी 12, 18 हो गए और ये यानी 24 हो जाएंगे। पौधे में श्वसन किस भाग द्वारा होता है, तो श्वसन का कार्य है वो पत्ती करती है, भोजन का कार्य भी पत्ती करती है। तो श्वसन का कार्य है पत्ती द्वारा किया जाता है, यानी पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा श्वसन व वाष्पोत्सर्जन होता है। तो श्वसन का कार्य पत्ती द्वारा किया जाता है। प्रश्न इसका थोड़ा बड़ा प्रश्न कर रहे हैं, श्वसन क्या है, श्वसन क्या है, श्वसन तंत्र का नामांकित
चित्र बनाओ। प्रश्वसन की क्रियाविधि को समझाओ। क्रियाविधि को समझाओ और ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथों को समझाओ। अच्छा प्रश्न है। तो इसमें मैं आपको यानी श्वसन तंत्र का चित्र आप बना लेंगे, श्वसन की क्रियाविधि है वो भी आप आराम से ये छठे पाठ में दी हुई आराम से समझ लेंगे, फिर मैं समझा दूंगा। और श्वसन क्या है और ग्लूकोज का विखंडन को आपको मैं समझा दूंगा। तो श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन का अंदर लेना, ठीक है, और भोजन का विघटन करना तथा CO2 को बाहर निकालना क्या है? श्वसन है। श्वसन की परिभाषा ये लिख सकते हैं, O2 को अंदर लेना यानी शरीर के अंदर लेना तथा भोजन का विघटन करना और जब भोजन का विघटन होगा तो CO2 बनेगी, तो भोजन का विघटन करना और CO2 को बाहर निकालना। ये क्या है? श्वसन है। और श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र आराम से आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये कंठ हो जाएंगे, उपास्थि के ये जो छल्ले हो जाएंगे, श्वास नली है ये, और ये हो जाएगी श्वसनी उपास्थि के छल्ले, कंठ हो जाएगा। और फिर ये आगे श्वसनी होगी और ये फेफड़ों के अंदर दो भागों में आगे ये श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाएगी इस प्रकार। श्वसनिकाएं, और फिर ये लास्ट में फेफड़े की सबसे छोटी इकाई जो कुप्पिका है ये हो जाएगी। और ऊपर से आप इसमें जैसे पंसलियाँ वो भी बनाना चाहिए तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार की पंसलियाँ भी बना सकते हैं। और इस प्रकार ये डायफ्राम हो जाएगा। ये डायफ्राम हो जाएगा और ये पंसलियाँ।
ये श्वसन तंत्र का चित्र हो गया। और इसमें श्वसन की क्रियाविधि की बात करेंगे तो जो वायु है वो नासिका के द्वारा ग्रहण की जाती है, और नासिका के अंदर क्या होते हैं, यानी महीन रोम होते हैं, जो कि धूल के कारण और अन्य जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको रोक लेती हैं। और नाक के अंदर यानी जो बाल होते हैं वो इन्हें अवशेष पदार्थों को रोक लेते हैं, और जो शुद्ध जो वायु होती है वो अंदर जाती है, और साथ में जो श्लेष्मा होती है वो धूल के कण आदि को रोक लेती है, और साथ ही जो गर्म वायु होती है उसको वो ठंडा करके आगे फेफड़ों में भेजती है। फिर इसके बाद में जब वायु अंदर जाती है तो जो डायफ्राम है ये थोड़ा चपटा हो जाता है, और हमारी जो फंसलियाँ होती है वो थोड़ी ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है। और इससे जो वायु है वो अंदर ऑक्सीजन वो अंदर प्रविष्ट हो जाती है, और इसमें जो कुपिकाएँ होती हैं उनके द्वारा ये चूस ली जाती है, ठीक है। और जो ही हम श्वसन बाहर छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम है वो यानी क्या हो जाता है, सीधा यानी ऊपर की जो चपटा है वो कैसा हो जाता है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। इस प्रकार जैसे छोड़ेंगे तो एकदम सीधा हो जाएगा, और जो वायु है वो बाहर निकाल दी जाती है। और कुछ जो वायु होती है इसके बावजूद भी वायु है वो अंदर रहती है, जिससे कि ऑक्सीजन लेने और CO2 छोड़ने के बीच में थोड़ा सा फेफड़ों को क्या है समय मिल जाता है, जिसको यानी क्या कहते हैं, अवशिष्ट आयतन कहते हैं। तो इस प्रकार ये श्वसन तंत्र से संबंधित बातें हैं, आप किताब से थोड़ा और अच्छी तरीके से पढ़ लेना श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। 23 जो प्रश्न इसका पहला पार्ट होगा, तंत्रिका कोशिका का तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ। तो आराम से आप इस प्रकार चित्र बना सकते हैं। इस प्रकार ये चित्र बना सकते हैं आप। इस प्रकार ये माइलन अच्छेद हो जाएगा। ये तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे हो जाएंगे। ये माइलिन अच्छेद हो जाएगा। जो समान कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये दुर्मासम हो जाएगा, जो सूचना को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। और ये हो जाएगा जो एक लंबी संरचना होती है, तंत्रिकाक्ष, और ये है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। और इसको बोलते हैं कोशिका काय। और ये हो जाएगा केंद्रक। एक तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र हो गया। और इसका वर्णन करना चाहिए तो वर्णन भी आप कर देना। 3 पार्ट हो जाएंगे इसके। पहला हो जाएगा कोशिका काय, दूसरा हो जाएगा तंत्रिकाक्ष, और तीसरा हो जाएगा द्रुमासन। तो इस प्रकार इन 3 पॉइंट के आधार पर इसका वर्णन कर देना। दूसरा प्रश्न रहेगा, अंतःस्रावी
अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाओ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का चित्र इस प्रकार बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये और यहाँ पर गले में ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगी और यहाँ पर यह अधिवर्तिक ग्रंथि हो जाएगी और ये इस प्रकार यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी और ये इस प्रकार इसमें ये वृषण हो गया, ये एड्रिनल ग्रंथि हो गई और ये थायराइड ग्रंथि या आउटू ग्रंथि हो गई और ये हो गई पीनियल काय और ये हो जाएगी पीयूष ग्रंथि और ये हो जाएगी अग्नाशय ग्रंथि। और मादा जनन तंत्र में जो ग्रंथि पाई जाती है अंडा से, तो वो आप अलग से आप बना सकते हैं। तो इसमें केवल मादा जनन तंत्र का चित्र बना देना आपको साइड में, तो ये हो जाएगी अंडा से। तो वृषण और जो अंडा से हैं दो लैंगिक ग्रंथियाँ होती हैं, तो यहाँ पे अंडा से वो अलग बना देना जिससे कि आपको दोनों चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न रहेगा इससे प्रकाशानुवर्तन गति को समझाइए। प्रकाशानुवर्तन गति को समझाइए। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस प्रकार आप एक खिड़की का चित्र बना सकते हैं। इसमें एक आप फ्लास्क में एक पौधा लगा हुआ ले सकते हैं और यहाँ पर अब इधर क्या करेंगे, आप एक खिड़की में से प्रकाश है वो दिखाएंगे कि इधर से प्रकाश से आ रहा है।
अब इधर से ये प्रकाश आप पे दिखा सकते हैं। तो पौधे का जो प्रो है वो प्रकाश की तरफ वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब किसी भी यानी पौधे के अंग का प्रकाश की तरफ मुड़ना क्या कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है। और अगर गुरुत्वानुवर्तन गति आती है तो इसको भी आप बना सकते हैं। जैसे एक ये गमला है, इसमें जैसे ये पौधे की जड़ें हैं और ये इसमें पौधे का प्रो भाग है। तो जड़ें होती हैं वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, और जड़ें होती हैं वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। तो ये है प्रकाशानुवर्तन गति और ये है गुरुत्वानुवर्ती, यानी पौधे के किसी भाग का गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करना क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्ती गति कहलाती है। तो चौथा प्रश्न इसका रहेगा, परागनली की बीजांड की ओर गति, बीजांड की ओर गति किसका उदाहरण है? अच्छा प्रश्न है, किसका उदाहरण है? तो आप लिख देंगे रसायनानुवर्तन गति, रसायनानुवर्तन गति। और इसका अथवा वाला भाग है वो अभी बता रहा हूं। अंतिम प्रश्न है बच्चों, जो 23 नंबर प्रश्न है उसका अथवा का प्रश्न है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखो। मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाओ। और इसका 2 नंबर पॉइंट हम दे सकते हैं, प्रतिवर्ती चाप एवं प्रतिवर्ती क्रिया को समझाइए। प्रतिवर्ती क्रिया को समझाइए। दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मस्तिष्क से विभिन्न भागों के नाम लिख देंगे। तो मस्तिष्क है, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क डायनसेफलन, और तीसरा हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। जिसमें जो अग्र मस्तिष्क होता है इसमें जैसे आता है प्रमस्तिष्क आता है, और दरकपिंड भी आ जाएंगे। मध्य मस्तिष्क से इसमें आता है जैसे हाइपोथैलेमस आ जाता है,
जो जैसे भूख, प्यास आदि से संबंधित केंद्र होता है। और पश्च मस्तिष्क में 3 पार्ट आ जाएंगे, जैसे पोन्स आ जाएगा, मेडुला ओब्लांगेटा आ जाएगा और अनुमस्तिष्क आ जाएगा। अब इस मस्तिष्क का हमें नामांकित चित्र बना लेते हैं। तो मस्तिष्क में आपको पता है बच्चों कि 3 झिल्लियां होती है। कितनी झिल्लियां होती हैं? 3 झिल्लियां होती हैं। ये खोपड़ी हो जाएगी। मस्तिष्क है वो खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। ये मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। और मध्य मस्तिष्क के और यहाँ पर इस प्रकार फूल की आकृति का अनुमस्तिष्क हो जाएगा। और ये प्रमस्तिष्क हो जाएगा, जो देखने, सूंघने, सोचने से संबंधित केंद्र होता है। जिस व्यक्ति का प्रमस्तिष्क जितना विकसित होगा उतना वो अधिक बुद्धिमान होगा। और ये हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क से वो शरीर के संतुलन का कार्य करता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है तो उसका अनुमस्तिष्क से प्रभावित हो जाता है, इस कारण वो सीधी रेखा में नहीं चल पाता है। और ये हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। और ये हो जाएगा मेडुला। ये हो जाएगा पोन्स। और ये हो गया अनुमस्तिष्क। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। पश्च से मस्तिष्क। और ये आ जाएगा मेरुरज्जु। और ये हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। और ये मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है यहाँ पर, जैसे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ये पता लगता है, हाइपोथैलेमस ये सूचना देता है कि आप जैसे यानी खाना आपने भरपेटे खा लिया है। तो ये मस्तिष्क का नामांकित चित्र है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है वो इससे संबंधित कि प्रतिवर्ती चाप एवं प्रतिवर्ती क्रिया को समझाइए। 2 नंबर प्रश्न है प्रतिवर्ती चाप एवं प्रतिवर्ती क्रिया को समझाइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मेरुरज्जु का चित्र बनाएंगे। इस प्रकार चित्र बना सकते हैं आप। अब इसमें बच्चों आपको क्या करना है? इधर से मिटाना है और इधर से मिटाना है। और यहां से इस प्रकार आप और यहां से ये चित्र बना दिया। और इसी तरीके से यहां से मिटाएंगे और यहां से मिटाएंगे। ये जो मेरुरज्जु होता है, इसमें ये क्या होता है?
यानी दूसर द्रव्य और स्वेद द्रव्य होते हैं, तो ये स्वेद द्रव्य है और ये यहाँ पर तंत्रिका प्रसारण है वो बना देंगे आप। इस प्रकार ये इस प्रकार आप मानव का हाथ का चित्र बनाएंगे और यहाँ पर ये जैसे उष्मा है, इसके संपर्क में जैसे आपका हाथ आ रहा है, तो इसमें इस प्रकार जो संदेश हैं वो मस्तिष्क की तरफ जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे मस्तिष्क की ओर के संदेश, मस्तिष्क के लिए संदेश, और ये हो जाएगा मेरुरज्जु जो अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, और इसमें ये ऊपर की तरफ हो जाएगी प्रेरक यानी संवेदी तंत्रिका, और ये हो जाएगी जैसे आपके हाथ में ये कार्यकारी भुजा है, कार्यकारी भुजा बराबर पेशी में। ठीक है, और ये हो जाएगी, ये संवेदी तंत्रिका होती है और ये हो जाएगी प्रेरक तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका। तो इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप में प्रतिवर्ती क्रिया को समझाइए। जब आपका हाथ है वो किसी गर्म वस्तु के संपर्क में आ जाता है या नुकीली चीज के संपर्क में आ जाता है, तो वहाँ से जो संदेश हैं वो प्रेरक तंत्रिका के द्वारा कहाँ जाते हैं, मेरुरज्जु में जाते हैं। और मेरुरज्जु में क्या होता है, उस सूचना का विश्लेषण होता है और वो सूचना वहाँ से कहाँ जाती है, मस्तिष्क में जाती है। मस्तिष्क तुरंत क्या करता है, यानी वहाँ से जो संदेश है वो किसको देता है, संवेदी तंत्रिका को देता है, और संवेदी तंत्रिका है पेशियों को यानी संदेश देती है कि आप तुरंत हाथ हटाइए। और इस प्रकार ये जो पूरा प्रक्रम है वो घटित होता है और ये तुरंत ही हो जाता है, यानी सेकंड के लगभग 1/100,000वें हिस्से में जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और जो यानी प्रभावित अंग से लेकर जो मेरुरज्जु है, ठीक है, वहाँ तक का जो ये पूरा जो पथ है इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप, और इस क्रिया को बोलते हैं हमें प्रतिवर्ती क्रिया। तो कहने का मतलब अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, यानी मेरुरज्जु के द्वारा होता है। जो भी अनैच्छिक क्रिया है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। जैसे यानी जो अनैच्छिक क्रिया नहीं, सॉरी, जो यानी प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया मतलब अचानक होने वाली क्रिया, इनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। अब हम बात कर रहे हैं जो अनैच्छिक क्रिया हैं, ठीक है, तो या जैसे जो सीधी रेखा में चलना है, तो सीधी रेखा में जो चलना है वो मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा नियंत्रित होता है, वो अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। या बात करें हमें कि जैसे वमन है, आपको उल्टी आती है, या आपकी बात करें कि जैसे वमन हो गया, फिर इसके बाद में जैसे अपन बात करते हैं रक्त दाब है, मुंह में लार आना है, इन क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो इन क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा होता है। तो आज का अपना वीडियो है बच्चों, आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट में आप मेरे को लिखकर जरूर बताएंगे, कहीं कोई समस्या है उसके बारे में बताएंगे। और अपना जो मॉडल पेपर है अच्छा रहेगा बच्चों आपके लिए,
इसको आप अच्छी तरीके से देखना। कहीं कोई समस्या लगे तो आप मेरे को कमेंट में लिख करके मेरे को ज़रूर भेजना। और मैंने पेपर है वो बढ़िया बनाने की कोशिश की है। कहीं कोई समस्या है तो आप मेरे को ज़रूर लिख कर भेजना। किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई समस्या है आप मेरे को लिख कर भेज सकते हैं। मैं आपकी किसी भी पेपर से संबंधित समस्या है उसको हल कर दूँगा। थैंक्स, धन्यवाद।